हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान के पार्ट 1 संविधान क्यों और कैसे इसके महत्वपूर्ण नोट्स लेकर आए हैं। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपलोड है। तो कुछ बच्चों ने कहा सर चैप्टर को समझाइए, तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। जो साथी नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें। तो संविधान क्या है, पहला टॉपिक वही है, संविधान क्या है। हम कक्षा 9वीं से पढ़ते आए हैं, 8वीं में पढ़ा हमने कि संविधान कानून और नियमों की पुस्तक है जिसके अनुसार किसी भी देश का शासन या कामकाज चलता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि संविधान किसी देश की राजनीतिक प्रक्रिया का मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है। संविधान क्या करता है, किसी देश की राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। अब आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा तो आप यही लिख देना कि संविधान नियमों कानूनों का ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी भी देश का कामकाज और शासन चलता है। तो संविधान नियमों कानूनों का एक लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी भी देश का शासन व कामकाज चलता है। और अगर वो आपको लर्न हो गया, इसको भी लर्न करना चाहते हो तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है कि संविधान किसी देश की राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा है निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। तो संविधान का महत्वपूर्ण कार्य यही है कि इस देश में कामकाज को सुचारू रूप से चलाना। ठीक है, देश का राजकाज ठीक ढंग से चलाना ही संविधान का एक कार्य है। संविधान लोगों को निर्देश करता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। संविधान किसी राज्य सरकार के 3 प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना करता है। तो सरकार के 3 अंग कौन से, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, और क्या करता है संविधान, इन 3 अंगों की स्थापना करता है। अगले पॉइंट की ओर जाते हैं हम। जो भी पॉइंट पढ़ेंगे उसको मैं बॉक्स में पहले कर दूंगा ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल ना आए। संविधान सरकार के 3 अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उसके कर्तव्यों की सीमा तय करता है। यानी संविधान सरकार के 3 अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है, जैसे कि विधायिका के क्या पावर्स हैं, विधायिका क्या क्या काम करता है, कार्यपालिका के क्या पावर्स हैं, कार्यपालिका क्या क्या काम करता है, न्यायपालिका के क्या कर्तव्य हैं, ये सब। तो संविधान सरकार के 3 अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा भी। भाई ये नहीं कि विधायिका का काम है नियम बनाना तो कुछ भी नियम बना दो, किसी को भी उठा कर जेल में डाल दो, तो ये पॉसिबल नहीं ना। तो उनकी सीमा भी तय करता है। अगला पॉइंट, संविधान सरकार के 3 अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। संविधान और क्या काम करता है, जो 3 अंग है कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच आपसी संबंधों तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। जैसे विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कार्य करती है उसकी कानून पर, और न्यायपालिका देखती है कि कानून को ठीक ढंग से अप्लाई किया गया अन्यथा नहीं किया गया है। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है। तो संविधान क्या करता है, संविधान जनता की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रकृति, उनकी सोच, उनकी आस्था, आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है और अराजकता को रोकता है। अराजकता मतलब तानाशाही को रोकता है। तो संविधान के बारे में तो हम कक्षा 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि संविधान कानूनों नियमों का एक लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी भी देश का कामकाज व शासन का कार्य संचालित होता है। सरकार के 3 अंग है, ये भी आपको याद करना है कौन कौन से, और संविधान इन तीनों के बीच तालमेल बिठाता है। अब हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्यों है संविधान की आवश्यकता। बिना संविधान के क्या देश चल नहीं सकता, चला था, फ्रांस चला था क्रांति से पहले, जर्मनी चला था, लेकिन क्यों आवश्यकता है। तो ये आपके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको लर्न करना है
कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक समाज में रहने वाला सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है, ठीक है भाई। इसमें हर जाति, लिंग, धर्म के लोग रहते हैं। इन समुदायों में तालमेल बिठाने का काम संविधान करता है। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संविधान समाज में तालमेल बिठाता है। समाज के लोगों के बीच तालमेल बिठाता है कौन? संविधान। तो संविधान समाज में विभिन्न समुदायों के बीच तालमेल बिठाने का काम करता है। जैसे विभिन्न धर्मों के लोग हैं तो संविधान ने सभी धर्मों को मनाने की छूट दे रखी है। आप दिवाली मनाओ, ईद मनाओ, क्रिसमस मनाओ, ईसा मसीह का जन्म मनाओ, जो मनाना है मनाओ, कोई रोकथाम नहीं। तो और सभी को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का, कहीं भी रहने का आज़ादी। तो संविधान क्या करता है? इन समुदायों के बीच तालमेल बिठाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है। भाई समाज में आपसी विश्वास कब आता है? कि भाई जब सभी को हर चीज़ समान कीमत पर मिले, समान उनका इज्जत हो, ठीक है। तो मूलभूत नियम, कुछ नियम क्या है कि सड़क में हमेशा लेफ़्ट की ओर ड्राइव करना चाहिए, राइट की ओर नहीं करना चाहिए, ठीक है। लाल बत्ती पे स्टॉप करना चाहिए, है ना। सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए, ये सब नियम है। तो संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है। ये मूलभूत नियम कौन कौन से हैं? कोई भी नियम जो एक अच्छे जीवन के लिए ज़रूरी है उनका उपलब्ध करवाता है। तो नियमों का समूह उपलब्ध करवाना हो गया दूसरा पॉइंट। पहला तालमेल बिठाना हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान ये भी बताता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। कि भाई देखो, कोई मंत्री आया आपके एरिया में, भाई कल से कोई भी आदमी काम पे नहीं जाएगा, थोड़ी ना मानोगे इस बात को। या प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबको फांसी दे दो, थोड़ी माना जाएगा ये। तो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, संविधान ये तय करता है। हर व्यक्ति के कुछ कर्तव्य निश्चित हैं। हर पद के, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई मंत्री, प्रिंसिपल, स्कूल में टीचर, हर पद के कुछ कर्तव्य निश्चित हैं और संविधान यह तय करता है कि किसको क्या कर्तव्य करना है। तो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह भी संविधान ही तय करके देता है। अगला पॉइंट, संविधान सरकार के निर्माण के नियमों, उपनियमों तथा उसकी शक्तियों और सीमाओं को तय करता है। संविधान कोई भी सरकार के निर्माण के नियमों, भाई नियम क्या है? भाई प्रधानमंत्री बनने की उम्र 25 साल है, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, उस पर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए। तो ये नियम है। और कौन चुनता है उसे? लोग चुनते हैं जो 18 साल से ऊपर है, वोट डालकर। तो संविधान सरकार निर्माण के नियमों, उपनियमों तथा उसकी शक्तियों और सीमाओं को तय करता है। और अगला लास्ट पॉइंट कि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है। तो ये 5-6 पॉइंट आपको लर्न करने हैं। कौन कौन सा? कि लोगों में तालमेल बिठाता है, ठीक है। मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है संविधान। साथ में अंतिम निर्णय की शक्ति किसके पास है ये बताता है संविधान। और सरकार के निर्माण के नियम, उपनियमों और उनकी सीमाओं को तय करता है। और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना भी संविधान ही करता है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो, या वीडियो को पॉज करके आप इसको बार-बार पढ़ के लर्न भी कर सकते हो। तो पहला पॉइंट पढ़ा हमने संविधान क्या है, दूसरा हमने पढ़ा संविधान की आवश्यकता। अब नया टॉपिक है संविधान कैसे बना। और ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आते हैं कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ, संविधान कब लागू हुआ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, संविधान सभा के जनक कौन थे। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आते हैं मल्टीपल चॉइस में। तो घटना की कहानी शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, ये सुनेंगे पहले। कि जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1945 में इंग्लैंड में कौन सी पार्टी की सरकार थी? तो नई लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। यानी नई लेबर पार्टी ने ही संविधान, इंडिया को संविधान बनाने के लिए थोड़ा लगा कि भाई हाँ बन सकता है। तो जुलाई 1945 इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार की सत्ता में आई और तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला।
वायसराय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 300 निर्धारित की गई। तो ये महत्वपूर्ण है कि किस मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्य चूज किए गए। तो भाई कैबिनेट मिशन योजना, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय यानी एजेंसी की सदस्य संख्या 389 घोषित की गई। तो भारत में संविधान निर्माण के लिए कितने लोगों का चुनाव किया गया था? 389। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया इस टॉपिक में कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की संख्या 389 की गई। आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई सारे, जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों, जो 11 स्टेट जिसमें अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, 292 मेंबर वहाँ से चुने गए। भाई देखो इंडिया में एक तो रजवाड़े थे, सेकेंडली जो अच्छे इलाके थे जहाँ से इनकम होती थी वहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, यानी ब्रिटिश कंपनी का शासन था। तो ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों में से 292 प्रतिनिधि, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के प्रांत जहाँ पे चीफ कमिश्नर थे, यानी कि दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान, और 93 भारतीय रियासतों जो कि 565 के करीब रियासत थी, उससे 93 मेंबर चूज किए गए। ये पूरी जो बॉक्स में बना रखा है मैंने, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 389 में से 292 कहाँ से लिए गए बेटा? जो ब्रिटिश के अंडर थे ना, भारत के जो प्रांत, उनमें से 11 प्रांत थे, ये भी याद करना, 11 प्रांत में से 292 लिए गए। 4 प्रतिनिधि कहाँ से लिए गए? दिल्ली, अजमेर, एक दिल्ली से लिया गया, एक अजमेर मारवाड़ से लिया गया, एक कुर्ग से, एक बालूचिस्तान से, और 93 भारतीय रियासतों से लिए गए। कुल मिलाकर 389 आपके हो गए। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया, यानी जब रूल बना था ये, तो 10 लाख पर एक बंदा 10 लाख आबादी पर संविधान निर्माण में भाग ले सकता था। तो 10 लाख पर एक स्थान दिया गया। किस प्रकार 11 प्रांतों से 292 आए। अगला पॉइंट, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी, तो मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या अनुपात में बांटा गया। यानी जितने 389 सीट चुनी गई, पूरी सीटों को 3 भागों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य, क्योंकि इनके पॉपुलेशन ज़्यादा थे उस समय। और 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हुआ। ये आता किस योजना के अनुसार भारत पाक का विभाजन हुआ? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा में मेंबर नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक संख्या 299 ही रह गई। ठीक है, कितनी रह गई? 299। कैसे? 292 प्लस वो थे, तो 299 रह गई। तो ये आता है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ये क्वेश्चन बड़े बड़े जीके के कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में आता है। और पाकिस्तान के जो मेंबर थे संविधान में वो हट गए और कुल भारतीय संविधान सभा के जो अंतिम मेंबर, जो रियल में मेंबर बचे, वो 299 मेंबर रह गए। ठीक है भाई, क्लियर? स्टार्टिंग में 389 थे, कहाँ से? 299 11 प्रांतों से, 4 वहाँ से थे, 93 और आपकी रियासतों से थे। उसके बाद जब 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा, तो पाकिस्तान के मेंबर हट गए और 299 उसकी संख्या रह गई संविधान सभा के निर्माता सदस्यों की। भाई संविधान सभा का स्वरूप, ठीक है, कैसे कैसे संविधान बना इसमें हम जानेंगे। तो पहला बॉक्स बना रहा हूँ मैं, ये देखो कि संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर
1946 को प्रातः 11 बजे। तो संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे फर्स्ट संविधान स्वरूप का उद्घाटन हुआ। संविधान सभा मीटिंग का उद्घाटन कब हुआ या पहली मीटिंग कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ये आता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को बने थे और 11 दिसंबर 2 दिन बाद 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और संविधान सभा के प्रारूप मतलब ड्राफ्टिंग कैसे कैसे बनेगा, उसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। यानी इस 3 लाइनों में आपको 4-5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। उस समय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये क्वेश्चन आपको MCQ में भी मिले हैं, जो मैंने बना रखे हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दिया हुआ है। तो ये वीडियो देखने के बाद जिन्होंने MCQ नहीं देखे वो भी देखें, और जो MCQ देख चुके हैं वो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें, ताकि आपकी रिवीजन कम, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ रही है। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। तो ये 2 क्वेश्चन बनेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया और कब प्रस्तुत किया गया, दिनांक किसने किया वो भी, और कब लागू किया गया यानी कब अपनाया गया वो भी। आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को, वो दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि हर पाठ्य पुस्तक के फ्रंट पेज में लिखा होता है कि संविधान की प्रस्तावना। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? इसका एक रीज़न है कि 26 जनवरी 1929-30 को पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे मोतीलाल नेहरू और अन्य ने पूर्ण स्वराज्य की मांग करी थी, यानी कि आज़ादी मनाई थी 26 जनवरी 1930 को लाहौर की रावी नदी पे तट पर। तो उसकी याददाश्त में, उस प्रतिज्ञा की याद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। ठीक है, संविधान बनने में कितना टाइम लगा बेटा? देखो, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और कुल 166 दिन बैठकें हुई। 166 डेज मीटिंग हुई इसकी, यानी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा इसको, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है। और अगला पॉइंट कि 26 जनवरी को अंगीकृत संविधान को 26 नवंबर 1949 के अंगीकृत संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। एक और चीज़, हर 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है बेटा। ठीक है, अब अंतिम टॉपिक है कि संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से हमने संविधान उधार लिया है बेटा। तो बॉक्स बनाता हूँ बेटा आपके लिए। संविधान का 75% पार्ट, संविधान का 75% अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। यानी हमारा जो संविधान अब चल रहा है उसका 75% जो नॉलेज है, जो डाटा है, वो भारत सरकार के अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, कमेटी रिपोर्ट ने 10 मूल मानव अधिकारों को भी शामिल किया। तो 1928 में इसमें मानव अधिकारों को भी शामिल किया गया था, इसके भी शामिल किया गया। ठीक है, 1928 के मानव अधिकारों को शामिल किया गया और 1935 के भारत सरकार अधिनियम को भी संविधान में शामिल किया गया। अन्य देशों से भी कुछ हमने उधार लिया है, और ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस में भी हैं, क्या क्या कहाँ से लिया है। तो ब्रिटिश संविधान से हमने बहुत कुछ लिया है, क्योंकि कब्जा अंग्रेज़ों का था, अंग्रेज़ों के टाइम पे ही संविधान बना है।
तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया है बच्चों, याद करना है, ये परीक्षा में यही आता है कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत ब्रिटिश संविधान से। सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटिश संविधान से। कानून के शासन पर विचार ब्रिटिश संविधान से। विधायिका में अध्यक्ष का पद ब्रिटिश, और कानून निर्माण की विधि ब्रिटिश से। यानी ये 4-5 बातें ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। इसको बार बार रीड करें, लर्न करें, लिख लें इसको कि ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद, ये सब। अमेरिका से क्या लिया है बेटा हमने, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, संविधान की प्रस्तावना और न्यायिक पुनरावलोकन। ये होता है क्या न्यायिक पुनरावलोकन, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई न्याय दिया और बाद में लगा भाई गलत, ये लोगों के लिए हानिकारक है, तो उसको बदल सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब हमने अमेरिका से, संविधान से लिया है। तो मौलिक अधिकारों की सूची। और एक और चीज़, दुनिया में सबसे पहले संविधान अमेरिका का बना था, लेकिन सबसे बड़ा संविधान इंडिया का है। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान सबसे पहला संविधान अमेरिका में बना था। इंग्लैंड का संविधान आज तक लिखित नहीं है। ये क्वेश्चन आएगा कि उस देश का नाम बताओ जहाँ पे संविधान लिखित नहीं है, तो ब्रिटिश संविधान अभी भी लिखित नहीं है। ओके जी। मौलिक अधिकारों की सूची, संविधान की प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, ये कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। आयरलैंड से क्या लिया है भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी एक राज्य को अपने लोगों के लिए क्या करना चाहिए, ये आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में जो 12 मेंबर राष्ट्रपति चुनता है, वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। तो राज्यसभा में कुल 252 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन 250 है। ठीक है, 250 अभी फ़िलहाल, और 245 में से 238 तो चुनकर आते हैं और 12 हमारे कौन चुनते हैं, राष्ट्रपति। तो ये राज्यसभा में 12 मेंबर जो चुन के आते हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया रूल। ठीक है। फ्रांस से दुनिया ने एक ही 3 चीज़ लिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस से लिया हमने। कनाडा से क्या क्या लिया है बच्चों, एक अर्ध संघात्मक सरकार, यानी कि संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है, जहाँ पे 2-3 सरकारें समांतर रूप से कार्य करती हैं, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार हो गया। तो एक अर्ध संघात्मक सरकार, जिसमें अर्ध संघात्मक में क्या होता है बेटा, केंद्र सरकार स्ट्रांग होगी और राज्य सरकार वीक होगी। ठीक है, अर्ध में होता है कि आधा संघात्मक है। अवशिष्ट शक्तियाँ ली है हमने, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने दूसरे देशों के संविधान से लिए। भारत के संविधान को पुष्पगुच्छ भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न देशों के लिए गए संविधान रूपी पुष्प शामिल है, यानी कि फूलों का गुच्छा है भारत का संविधान, विभिन्न देशों के फूल लिए हैं इसमें। ठीक है, तो एनबी लर्निंग की वीडियो यहाँ पे एंड होती है। सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट्स हमें इसलिए मोटिवेट करते हैं, इससे पता चलता है कि क्या कमी रह गई वीडियो में, क्या हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ भी क्वेरी हो आपको बेझिझक कमेंट करें, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँ। धन्यवाद ENB ई लर्निंग से जुड़े रहने के लिए।